वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, और आज की हलचल की बात तो करेंगे ही, जिसमें गुजरात और हिमाचल के चुनाव की हलचल सुबह से लगातार भारत 24 पर आपने देखी। आपने महा एग्जिट पोल भी देखे। हमने ये भी बताया कि आखिर गुजरात और हिमाचल के सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होने की संभावना ज्यादा रखता है। तो आज वंदे भारत में हम गुजरात और हिमाचल में भारत 24 के सर्वे के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। इसके साथ आपको यह भी दिखाएंगे कि बाकी एग्जिट पोल का हाल क्या है, कौन से एग्जिट पोल किस पार्टी को कितनी सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ बाकी खबरों का जिक्र भी होने वाला है, और अगले आधे घंटे में वंदे भारत के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपको दिखाएंगे हमारा खास शो अनथक अविराम राष्ट्र निर्माण। चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो वंदे भारत में सबसे पहले बात महा एग्जिट पोल की करेंगे, क्योंकि गुजरात में दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 8 बजे से शुरुआत हुई थी वोटिंग की, जो खत्म हो चुकी है, और अब 8 दिसंबर को गुजरात के साथ साथ हिमाचल चुनाव के नतीजे भी सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। तो भारत 24 के महा एग्जिट पोल में आपको यह भी बताएंगे कि कहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और उसकी एक बड़ी तस्वीर, एक लार्जर पिक्चर आपके सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल चुनाव के महा एग्जिट पोल की, जो कि रिपब्लिक पी मार्क का आपको नजर आ रहा है। आइए सबसे पहले इसी की बात करेंगे। हिमाचल चुनाव में क्या तस्वीर रिपब्लिक पी मार्क की तरफ से दिखाई जा रही है। इसमें बीजेपी को 34 से 39 सीट मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 28 से 33 सीट मिलने की संभावना नजर आती है। आम आदमी पार्टी एक सीट पर सिमटती हुई हिमाचल चुनाव में नजर आती है, और अन्य के पास 1 से 4 सीटें। लेकिन यह है पूर्वानुमान, यानी कि संभावित नंबर ऑफ सीट्स जो इन तमाम पार्टीज को मिल सकते हैं। अगला आकलन है जी न्यूज बाग का। बीजेपी को दे रहे हैं ये 35 से 40 सीट, कांग्रेस को 20 से 25 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीटों तक ठहराता है जी न्यूज बाग का विश्लेषण, और अन्य के खाते में 1 से 5 सीट तक आती नजर आती हैं। अगली एक और तस्वीर आपके सामने है, जिसमें विश्लेषण किया गया है इंडिया टीवी और मैट्राइज की तरफ से। बीजेपी को ये 35 से 40 सीट हिमाचल चुनाव में दे रहे हैं, कांग्रेस को 26 से 31 सीट तक का नंबर ऑफ सीट्स दिया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता इंडिया टीवी मैट्राइज के इस विश्लेषण में, इस पूर्वानुमान में 0 नजर आता है, और अन्य को मिल रही हैं 3 सीटें। अगली एक और तस्वीर हिमाचल चुनाव को लेकर महा एग्जिट पोल, क्योंकि भारत 24 आपको दिखा रहा है, और ये तस्वीर है आज तक एक्सिस माय इंडिया की इस वक्त आपके सामने। बीजेपी को यह दे रहा है 24 से 34 सीटें, कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें, यानी कि बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में। आम आदमी पार्टी शून्य पर सिमटी हुई, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट, यानी अन्य के खाते में इस विश्लेषण के हिसाब से ज्यादा सीटें सामने आती नजर आती हैं। अब यह है ओवरऑल पिक्चर, यानी कि अलग अलग विश्लेषण जो किया गया है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य के लिए हिमाचल चुनाव को लेकर। जल्दी से आपको बता देती हूं, सबसे पहले नजर जी न्यूज और बार्क के विश्लेषण पर। बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 20 से 25, आम आदमी पार्टी को 3 सीट तक, अन्य के पास 1 से 5। अगली तस्वीर देखिए आज तक एक्सिस माय इंडिया। बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, अन्य का खाता भी नहीं खुला, आप आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, और अन्य के पास 4 से 8 सीटें आती हैं। इंडिया टीवी मैट्राइज, बीजेपी को 35 से 40, 26 से 31, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी 0, अन्य 3 पर सिमटते हुए नजर आई है। और अगली तस्वीर है रिपब्लिक पी मार्क की। उनका विश्लेषण यह कहता है कि बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 28 से 33 सीटों तक मिल सकती है, अन्य के पास 1 सीट जा सकती है, यानी कि अपना खाता खोल देगी लेकिन 1 पर सिमट सकती है, अन्य के पास 1 से 4 सीट। कुल मिलाकर यह है हिमाचल चुनाव का महा एग्जिट पोल आपके सामने, जिसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। पूर्वानुमान इस वक्त आपके सामने भारत 24 दिखा रहा था। तो गुजरात में 282 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 182 सीट, यह है गुजरात की नंबर ऑफ सीट्स। और पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है, और इसके नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं।
गुजरात का महा एग्जिट पोल क्या कहता है। इससे पहले आपने हिमाचल की तस्वीर देखी है, तो गुजरात में फिर से कमल खिलेगा या फिर सत्ता कांग्रेस के हाथ में जाएगी, इसकी क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, आइए आपको दिखा देते हैं। इसमें ये देखिए, आपके सामने गुजरात चुनाव का महा एग्जिट पोल इस वक्त है। रिपब्लिक पी मार्क की तरफ से क्या तस्वीर उभरती हुई सामने आ रही है। बीजेपी को एक ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स संभावित नजर आती हैं रिपब्लिक पी मार्क के इस विश्लेषण में, जिसमें बीजेपी को 128 से 148 सीट मिलने की संभावना है। पूर्वानुमान है कांग्रेस 30 से 42 सीट। साल 2017 के मुकाबले खराब प्रदर्शन की संभावना इस एग्जिट पोल में बनती नजर आती है। आम आदमी पार्टी 2 से 7 और अन्य के पास 3 तक सिमटती हुई इसके हिसाब से। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो TV9 का एग्जिट पोल किस तरीके का नजर आता है। बीजेपी की सबसे पहले बात 125 से 130 सीट, वो आपको भगवा रंग में बीजेपी नजर आती है। नीले रंग में कांग्रेस नजर आ रही है 40 से 50 सीटें। हरे रंग में आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीटें और अन्य के पास 3 से 60 सीटें। यानी कि आम आदमी पार्टी और अन्य की स्थिति लगभग एक जैसी नजर आती है इस विश्लेषण में। अगली तस्वीर है एग्जिट पोल आज तक एक्सिस माई इंडिया का क्या सामने आया है वो आप देखिए। बीजेपी को 129 से 151 सीटें देता है ये, कांग्रेस को 16 से 30, आम आदमी पार्टी को 9 से 21। एक ह्यूज मार्जिन, एक बड़ा मार्जिन आम आदमी पार्टी के पास जाता हुआ नजर आता है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीट्स की संभावना पूर्वानुमान महा एग्जिट पोल में नजर आती है। अगली तस्वीर है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे की एग्जिट पोल की, क्या दिखती है देखिए। बीजेपी के पास 128 से 140 सीटें जाने की संभावना है, कांग्रेस के पास 31 से 43 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी के पास 3 से 11, अन्य के पास 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। यह है गुजरात चुनाव का महा एग्जिट पोल। अब यह है ओवरऑल सिनेरियो अलग अलग आकलन के हिसाब से, जिसमें एबीपी सी वोटर, आज तक एक्सिस माई इंडिया, TV9 एग्जिट पोल और इसके साथ ही रिपब्लिक पी मार्क के हिसाब से क्या तस्वीर इसमें आपको देखने को मिलती है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी हुई नजर आती है। जल्दी से बीजेपी के आंकड़े, एबीपी सी वोटर बताता है 128 से 140 सीट, आज तक एक्सिस माई इंडिया 129 से 151 सीट, TV9 एग्जिट पोल के हिसाब से 125 से 130 सीट, रिपब्लिक पी मार्क के हिसाब से 128 से 148, कांग्रेस का आंकड़ा भी देखिए 31 से 43, 16 से 30 देता है आज तक एक्सिस माई इंडिया, 40 से 50 देता है TV9 और 30 से 42 देता है रिपब्लिक पी मार्क। अब आम आदमी पार्टी भी आप देखिए 3 से 11 देते हैं एबीपी सी वोटर, 9 से 21 आज तक एक्सिस माई इंडिया, 3 से 5 TV9 एग्जिट पोल, 2 से 10 रिपब्लिक पी मार्क। आगे बढ़िए, अन्य की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। एबीपी सी वोटर 2 से 6 का आकलन करता है, आज तक एक्सिस माई इंडिया भी 2 से 6 का आकलन करता है, TV9 करता है 3 से 7 का आकलन, रिपब्लिक पी मार्क करता है 3 सीटों तक का आकलन अन्य के खाते में। यह है गुजरात चुनाव का महा एग्जिट पोल। तो आपने हिमाचल की तस्वीर देख ली, गुजरात की तस्वीर देख ली। बहुत महत्वपूर्ण सियासी सरगर्मी कैसे दिल्ली एनसीडी चुनाव को लेकर बढ़ती हुई नजर आई, बयान पे बयान सामने नजर आए और उसी में एग्जिट पोल अब दिल्ली एमसीडी का भी सामने है, जिसमें आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अनएक्सपेक्टेड एक बहुत बड़ा मार्जिन आम आदमी पार्टी का नजर आता है। बात हो रही है 250 वॉट्स की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। और भारत 24 पर आपको एमसीडी चुनाव का महा एग्जिट पोल अब हम दिखाने जा रहे हैं और उसकी तस्वीर अब ये आपके सामने है। 250 वॉट्स की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली एमसीडी चुनाव, जिसमें सबसे पहले आपको नजर डालनी चाहिए आम आदमी पार्टी की संभावित सीटों पर संभावित वॉट्स जो उनके हिस्से में आ सकते हैं। 145 से 171, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। 145 से 171, सेकंड नंबर पर आ जाती है बीजेपी, 71 से 93 वोट्स उनके हिस्से में आ सकते हैं। तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई कांग्रेस नजर आती है 3 से 7, अन्य के पास 2 से 8, यानी कि कांग्रेस और अन्य लगभग एक जैसे नजर आते हैं, स्थिति 1 वोट के मार्जिन के साथ। यह है दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022, 250 वोट्स की तस्वीर।
तो गुजरात के चुनावी समर में दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 58.68% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गज लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होते नजर आए। खत्म हुआ गुजरात का चुनावी रण। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। किसको शह किसको मात। दूसरे रण का मतदान पूरा होने के साथ ही गुजरात में चुनावी रण खत्म हो गया है। 17 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान हुआ, जिसके साथ ही 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान के दौरान लोगों का उत्साह देखने लायक था। पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद में वोट डाला। मतदान केंद्र पर पहुंचकर पीएम ने खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। वहीं काफी दूर पोलिंग बूथ तक पीएम पैदल चलकर पहुंचे। लोकतंत्र के इस महापर्व पर पीएम ने सभी को बधाई भी दी। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पीएम ने अहमदाबाद में वोट डाला तो पीएम की मां हीराबेन ने गांधीनगर में मतदान किया। व्हील चेयर से चलकर पीएम की मां ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद के नारायणपुरा में परिवार के साथ मतदान किया। वहीं बाहर खड़े लोगों का शाह ने अभिवादन किया। इसके साथ ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम भूपेंद्र पटेल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, पाटीदार नेता और बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल और आम आदमी पार्टी के गुजरात में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी समेत तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुजरात के रण के दूसरे चरण में करीब 60% मतदान हुआ। आज आए एग्जिट पोल ने बता दिया कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इंतजार 8 दिसंबर को है। तब यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो मां एग्जिट पोल आ चुके हैं। नतीजे 8 तारीख को सबके सामने होंगे, लेकिन आज की तस्वीर जो नजर आई गुजरात चुनाव को लेके वो था वोटिंग परसेंटेज को लेकर। शाम 5 बजे तक 58.70% मतदान दर्ज किया गया, लेकिन इस दौरान साबरकांठा में सबसे ज्यादा 65.84% वोटिंग हुई है। सिलसिलेवार हर जिले का आंकड़ा क्या सामने आया है वोटिंग टर्नआउट को लेकर, आइए उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सीटों के साथ अहमदाबाद की हम बात करेंगे। अहमदाबाद में वोटिंग टर्नआउट नजर आया 53.16%। आणंद में 59.04% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही अरवली में 60.18% वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला। बनासकांठा में 65.65% वोटिंग टर्नआउट नजर आया। उसके बाद छोटा उदयपुर में 62.04% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दाहोद में यह आंकड़ा 55.80% का नजर आया। इसके बाद गांधीनगर में 59.14% वोटिंग टर्नआउट दिखा। खेड़ा में यह आंकड़ा 62.65% का दिखा। मेहसाणा में 61.01% का। इसके साथ ही महिसागर में 54.26% यह आंकड़ा नजर आया। उसके बाद बाकी जिलों का भी हम आपको हाल बता देते हैं। पंचमहल में जहां पर 62.03% वोटिंग टर्नआउट नजर आया। पाटन में यह आंकड़ा 57.28% का दिखा। इसके साथ ही साबरकांठा में 65.84% उत्साह वोटर्स का नजर आया। वडोदरा में यह आंकड़ा 58% का नजर आया वोटिंग टर्नआउट के तौर पर। और इसी दौरान लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए बाहर निकले। पोलिंग बूथ पर यह भीड़ जुटती हुई नजर आई और प्रत्याशियों की किस्मत इसी के साथ
ईवीएम में कैद हो गई है। यानी गुजरात के रण के साथ उपचुनाव में भी मतदान खत्म हुआ। उपचुनाव की जंग में दिग्गजों ने मतदान किया। चुनाव वाले दिन भी वार पलटवार होते नजर आए, जीत के दावे भी हुए, लेकिन असली नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और तभी यह तय होगा कि उपचुनाव में किसका पताका लहराएगा। उपचुनाव की जंग में भी मतदान खत्म हो गया। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक मैनपुरी में 51.2%, तो वहीं खतौली में 54.5% मतदान हुआ। रामपुर में शाम 5 बजे तक 31.22% मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी थी, लेकिन सुबह ठंड होने की वजह से शुरुआत सुस्त रही, लेकिन जैसे ही धूप निकली वोटरों की भीड़ उमड़ी। वहीं रामपुर में एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम की एएसपी संसार सिंह से तीखी नोकझोंक हुई। अब्दुल्ला ने पुलिस पर मतदाताओं को बूथ पर आने से रोकने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर मैनपुरी में वोट डालकर वापस आ रहे राकेश शाक्य को भाजपा नेता अभय चौहान ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारकर घायल कर दिया। सपा ने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। एसपी लगातार बीजेपी पर उपचुनाव के दौरान गंभीर आरोप लगाती रही। कभी बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया तो कभी मारपीट का। वहीं मैनपुरी में पत्नी डिंपल के साथ वोट डालने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। देखिए, रामपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, सरकारी कोशिश है कि वोट ना पड़े, और इसीलिए प्रशासन ने पूरी सख्ती लगा दी है। इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि वो खुद प्रचार करते हैं, ज़्यादा लोग घर से वोट डालने को निकलें, लेकिन यहाँ रामपुर में तो उल्टा हो रहा है कि आप वोट नहीं डालने आइए। कर्फ्यू लगा दिया है। डेमोक्रेसी में अगर कर्फ्यू लग जाएगा, कर्फ्यू सख्ती इस तरह की करेंगे आपकी घर से ना निकलें, तो क्या उम्मीद करोगे आपकी निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं, और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट हॉट सीट है। यहां मुकाबला डिंपल यादव और बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य के बीच है। रामपुर विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां भी एसपी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। देखना होगा कि इस बार उपचुनाव की जंग में बाजी कौन मारता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मैनपुरी में हुआ उपचुनाव, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये है सपा का गढ़ और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव खुद चुनावी मैदान में हैं। आइए उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बात हो रही है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की। जो कुल मतदान है वो 51.20% नजर आया, जिसमें स्पेसिफिकली अगर इसको बाइफरकेट कर दे तो मैनपुरी में 49.5% का मतदान रहा। भोगांव में यह आंकड़ा 48.5% का दिखा। इसके साथ ही किशनी में 48.2% वोटिंग टर्नआउट दिखा। करहल में यह आंकड़ा 53.1% का नजर आया। जसवंत नगर इटावा की 57% वोटिंग टर्नआउट नजर आया। लोगों में उत्साह था, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और इस सीट पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। बात चुनावों की हो रही है, माहौल भी चुनाव का है, लेकिन गुजरात का चुनाव आज की वोटिंग के साथ खत्म हो चुका है। आने वाले साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से तैयारियां कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय पदाधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, जिसका आज पहला दिन था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनावों के अगले दौर की तैयारी की जा रही है, साथ ही नेताओं के फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि स्नेह मिलन और वाइब्रेंट बॉर्डर टूरिज्म पर फोकस करें। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसमें सभी को प्रयास करना चाहिए कि वे अपनी अधिक से अधिक सहभागिता कर सकें। आने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी 2 दिनों तक मंथन करेगी। कई रणनीतियों पर बीजेपी चर्चा कर रही है। जिन सीटों पर बीजेपी को 2019 में हार मिली थी, उन सीटों पर बीजेपी नजरें गड़ाए हुए है। वहीं अगले साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं।
और आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत में अब बात G20 समिट की और इसको लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। राष्ट्रपति भवन में हुई ये बैठक G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुझाव मांगने और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी शामिल हुए। वहीं सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, S. जयशंकर, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल शामिल हुए हैं। आपको ये जानकारी भी दे दें कि भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगले साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले देश की कई जगहों पर G20 की बैठकें आयोजित की जाएंगी। और अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी एंट्री राजस्थान में हो चुकी है और आज सुबह 6:11 पर झालावाड़ के काली तराई से ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा के दौरान जयपुर के आदर्श नगर से कांग्रेस के विधायक रफीक खान को राहुल गांधी ने फटकार दिया। दरअसल राहुल यात्रा में चलते हुए किसी से चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान विधायक रफीक खान ने कई बार टोका टाकी की, जिससे राहुल कुछ नाराज नजर आए। राहुल की फटकार के बाद विधायक रफीक खान झेप गए और राहुल गांधी से कुछ दूरी पर चलने लगे। फटकारने का यह पूरा मामला कैमरे में कैप्चर हुआ। राहुल गांधी की इस यात्रा में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कांग्रेस के तमाम नेता राहुल के साथ पैदल शामिल हुए। राजस्थान में राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान हर दिन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में पहले दिन इस यात्रा ने 34 किलोमीटर का सफर तय किया है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा रोज औसतन 24 किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन राजस्थान में अब इसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। इधर सिंगापुर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत और लोगों की दुआओं के असर से लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। लालू की बेटी रोहिणी ने पिता को किडनी दी है। 25 नवंबर की शाम को ही लालू सिंगापुर के लिए रवाना हुए थे। सफल ऑपरेशन के बाद उम्मीद है कि जल्द ही लालू भारत वापस आए। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं, जहां उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई। 1 घंटे तक चला यह ऑपरेशन सफल रहा। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया, पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। दरअसल लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी लालू प्रसाद यादव को दी है। लालू के इस ऑपरेशन के दौरान राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी मौजूद थी। सिंगापुर में लालू के ऑपरेशन के दौरान की भी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और परिवार के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। लालू के सफल ऑपरेशन के लिए कई जगह पूजा पाठ भी किया गया। हवन की तस्वीरें आई, मां की आरती उतारी गई। शायद लोगों की दुआओं का ही नतीजा रहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू का ऑपरेशन सफल रहा। आरजेडी सुप्रीमो के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी। रोहिणी और लालू दोनों का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू का ऑपरेशन किया गया। 25 नवंबर की शाम लालू यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार भी गए थे। पिता को रवाना करने के बाद बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ऑपरेशन सफल होगा। बहुत लोगों की शुभकामनाएं लालू जी के साथ हैं। किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। सिंगापुर में रहने वाली उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें अपनी किडनी दे रही हैं। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और लोगों की दुआओं का असर ये रहा कि लालू का ऑपरेशन सफल हुआ। बहुत जल्द लालू भारत वापस आ जाएंगे। बात गाजियाबाद की, जहां पर एक बच्ची लापता होती है और अगले दिन बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर मिलता है। सवाल उठने लगते हैं कि आखिर मासूम का हत्यारा कौन है। तो दूसरी तरफ पुलिस पर भी पीड़ित पिता ने सवाल उठा, क्योंकि पुलिस ने बिना परिवार वालों को जानकारी दिए बच्ची का पोस्टमार्टम करा दिया।
गाजियाबाद में हैरान और परेशान करने वाली वारदात सामने आई, जिसने भी सुना दंग रह गया। एक मासूम बच्ची का शव घर से महज 150 मीटर की दूरी पर मिला। जब पुलिस ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरी मिली। सवाल खड़े होने लगे कि आखिर 5 साल की मासूम बच्ची को किसने और क्यों मारा। सवाल ये भी उठने लगे कि कहीं बच्ची के साथ दरिंदगी तो नहीं हुई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रेप और हत्या की धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में तत्परता नहीं दिखाई और इतना ही नहीं, बच्ची का शव मिलने के बाद बिना परिजनों को जानकारी दिए पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। हमारी बच्ची कल 2 बजे गायब हुई थी सर। गायब होने के बाद हमने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। 11-12 बजे करीब पुलिस प्रशासन ने ढूंढा, वहाँ पे मिली है। हमारे घर से 150 मीटर दूर मिली है। और प्रशासन की गलती ये रही है सर इसमें कि प्रशासन ने हमें बगैर बताए वहाँ से बॉडी को उठाया। पीड़ित पिता की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस पूरे मामले में बयान देने से लगातार अपना बचाव करती नजर आ रही है। 1 दिसंबर को 5 साल की मासूम लगभग 2 बजे करीब लापता हो जाती है। अगले दिन उसका शव उसी के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर पड़ा मिलता है, जिसके बाद पुलिस परिजनों को सूचित किए बिना ही पूरे मामले में बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। और जब उसे पता चलता है कि बच्ची के गुप्तांगों पर कुछ खरोंचें हैं, चोटें हैं, इंटरनल पार्ट्स पर कुछ चोटें हैं, तो उसके बाद रेप और हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर दर्जनों लोगों से जांच पड़ताल करती है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है कि कैसे बेलगाम अपराधी मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर मासूम की मौत की वजह क्या होगी। सवाल ये भी कि मासूम को अपना शिकार बनाने वाला दरिंदा आखिर था कौन। सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और इसके जवाब पुलिस को तलाशने हैं।